जय हिंद दोस्तों। आज हम पॉलिटी के बारे में जो हमने पिछली क्लास में पढ़ाया है, राष्ट्रपति की शक्तियां। तो राष्ट्रपति की शक्तियों में हमने अभी तक तुम्हें पढ़ा दिया है। नंबर 1 कार्यवाहक शक्ति, कार्यकारी शक्ति। नंबर 2 विधायी शक्ति। नंबर 3 वित्तीय शक्ति। नंबर 4 न्यायिक शक्ति। यहाँ तक कंप्लीट पढ़ा दिया है। अब हम तुम्हें आगे पढ़ाएंगे। देखो, अब 5वें नंबर की शक्ति का नाम है न्यायिक शक्ति। तक कंप्लीट पढ़ा दिया है हमने। न्यायिक शक्ति में 5 प्रकार की शक्तियां आती हैं जो आर्टिकल 72 के थ्रू आते हैं। नंबर 1 क्षमादान शक्ति। नंबर 2 लघुकरण। नंबर 3 परिहार। नंबर 4 विराम और नंबर 5 प्रतिलंबन। क्षमा में हमने तो बताया कि क्षमा में राष्ट्रपति सजा को पूर्णतः माफ कर देता है, बिल्कुल सस्पेंड कर देते सजा। नंबर दूसरी लघुकरण में, इसमें प्रकृति चेंज होते हैं, समय चेंज नहीं होता। परिहार में समय चेंज होता है पर प्रकृति चेंज नहीं होती। जैसे कि सजा है 10 साल कठोर कारावास की सजा है, तो अब तुम राष्ट्रपति के पास मर्सिल अपील लेके जाएंगे तो राष्ट्रपति अगर प्रकृति चेंज करनी होगी तो कठोर कारावास की जगह पर साधारण कारावास की सजा तुम्हें सुना देंगे। और अगर समय चेंज करना है, जैसे कि न्यायालय के द्वारा तुम पर सजा सुनाई गई है कि 10 साल कठोर कारावास की सजा है, तो अब अगर वह प्रकृति चेंज करना है तो कठोर कारावास की जगह पर साधारण कारावास लिख दो। और अगर वह समय चेंज करने है तो कठोर कारावास की जगह पर तो कठोर कारावास ही रहेगा, 10 साल की जगह पे 5 साल की सजा है जाएगी। ये तुम्हारा परिहार है। अब इसके बाद विराम आते हैं। नंबर 4 विराम। अब विराम में क्या होता है? विराम में देखो, अगर किसी व्यक्ति को न्यायालय के द्वारा सजा सुनाई गई है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सजा सुनाई गई है कि इस व्यक्ति को फांसी की सजा दी जाती है, लेकिन जैसे कि अपन एग्जाम्पल के तौर पे एक महिला ले लो, महिला फांसी की सजा सुनाई जाती है और जब वो फांसी लगने जा रही थी तब मेडिकल चेकअप में पता चला कि यह प्रेग्नेंट है, तो अब न्यायालय के द्वारा जो सजा सुनाई गई है वो स्त्री के सुनाई गई है, ना कि उस स्त्री के बच्चे। तो अब राष्ट्रपति कुछ समय के लिए स्वास्थ्य कारणों के चलते सजा को विराम यानी कि रोक देते हैं। ये विराम का मतलब हो गया। अब आएगा प्रतिलंबन। अब प्रतिलंबन में क्या होता है कि फांसी की सजा को रोक देना या फांसी की सजा को कम कर देना। जैसे कि फांसी की सजा हटा के उम्र कैद की सजा कर दो, या फांसी की सजा, जैसे कि राष्ट्रपति कहीं बाहर विदेश में घूम रहा है तो अब भी क्या करेंगे, राष्ट्रपति विदेश में घूम रहे तब तक सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी के बारे में इसकी प्रधानमंत्री अयोग्य है, इन पर कोई केस चालू कर दो। तो अब मोदी जी बज के कहा जाएंगे, राष्ट्रपति के पास जाएंगे, महाराज सुप्रीम कोर्ट की सजा तुम्हें रोक सकता है, हमारे बुते ना आते। तो अब सुप्रीम कोर्ट जो राष्ट्रपति है वे बाहर घूम रहे हैं, सऊदी अरेबिया में घूम रहे हैं, तो अब वे वहां कुछ समय के लिए वापस विराम लगा सकता है। तो विराम को मतलब प्रतिलंबन मतलब होता है कि फांसी की सजा को रोक देना या फांसी की सजा को उम्र कैद की सजा में तब्दील कर देना, ये प्रतिलंबन। एक और पॉइंट, भारत का राष्ट्रपति और अमेरिका का राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति के पास सिविल कोर्ट और मिलिट्री कोर्ट दोनों की सजा माफ कर सकता है। भारत के राष्ट्रपति के पास दोनों प्रकार की शक्तियां हैं, एक तो वो सिविल कोर्ट की सजा माफ कर सकता है, दूसरा मिलिट्री कोर्ट यानी कि जो सैनिकों का जो कोर्ट मार्शल होते हैं वो भी राष्ट्रपति के पास अपील कर सकते हैं, जो सेना की जरूरत है। यही शक्ति राज्यपाल के पास भी होती है, लेकिन राज्यपाल फांसी की सजा और मिलिट्री कोर्ट की सजा, जो 2 सजा छोड़ के, और राज्यपाल सिविल सजा माफ कर सकते हैं। और अमेरिका के राष्ट्रपति के पास सिविल कोर्ट की सजा ही माफ कर सकते हैं, मिलिट्री कोर्ट की सजा अमेरिका के भी राष्ट्रपति माफ नहीं कर सकते। भारत के राष्ट्रपति के पास इतनी ज्यादा पावर है, तो ये अपनी यही न्यायिक शक्ति। अब अगली अपनी शक्ति का नाम है सैन्य शक्ति, मिलिट्री पावर ऑफ प्रेसिडेंट। अगली शक्ति को नाम कहा है अपनी को सैन्य शक्ति। अब इस शक्ति को ध्यान से समझना है। सैन्य शक्ति देखो, तीनों
तीनों सेना। अब तीनों सेना में कौन कौन सी, एक तो अपनी वायुसेना, दूसरी अपनी थल सेना, तीसरी अपनी कौन सी, जल सेना। थल, वायु और जल, जल सेना। तीनों सेना का प्रधान होते हुए राष्ट्रपति, तीनों सेना का, ये तीनों सेना के डायरेक्ट आदेश राष्ट्रपति सुना सकते हैं कि किसी भी दूसरे देश से युद्ध विराम कर दे। तो जो तीनों सेना युद्ध रोक देंगे वो होते हुए राष्ट्रपति, प्रधान होते हुए राष्ट्रपति। तीनों सेना का, वायुसेना, थल सेना और जल सेना, तीनों सेनाओं का प्रधान राष्ट्रपति होता है। किसी भी दूसरे देश का युद्ध विराम और युद्ध करने की क्षमता दोनों राष्ट्रपति के पास होती है। किसी भी दूसरे देश, राष्ट्रपति अपने आप में बहुत ही ज्यादा पावरफुल शक्ति राष्ट्रपति। ऐसे ही नहीं समझिए राष्ट्रपति के, राष्ट्रपति को केवल जनगणना गिनती के काम में आवत और राष्ट्रपति को कोई काम नहीं है देश में, ऐसा सिस्टम नहीं है। राष्ट्रपति तीनों सेना, थल सेना, वायु सेना और जल सेना, तीनों सेनाओं में किसी भी सेना से बोल सकता है कि उस देश पे हमला मत करो, किसी भी सेना में। वैसे राष्ट्रपति की बात तीनों सेना मान, बस सैन्य शक्ति में ज्यादा राष्ट्रपति में कुछ है नहीं, ठीक है। पहली कार्यकारी शक्ति, दूसरी विधायी शक्ति, तीसरी वित्तीय शक्ति, चौथी न्यायिक शक्ति और पांचवी शक्ति को नाम का है अपनी को सैन्य शक्ति। अब इसके बाद छठवीं शक्ति, छठी शक्ति को नाम कहा है, छठी शक्ति को नाम है राजनैतिक शक्ति। का है राजनीतिक शक्ति, राजनीतिक शक्ति, डिप्लोमेटिक पावर ऑफ प्रेसिडेंट, राजनीतिक शक्ति। जो डिप्लोमेटिक रहता है, राजनयिक बोल देता अपन, तो देखो राजनीतिक शक्ति। अब जामा का रहा था सिस्टम, जामा सिस्टम अलग रहा, राजनीति लिख दे, अरे सॉरी, राजनयिक शक्ति, राजनयिक शक्ति। अब जाना कहा है कि भारत के राष्ट्रपति किसी भी दूसरे डिप्लोमेटिक, दूसरे देश के राजदूत को भारत में बुला सकते हैं और अपने देश के राजदूत को किसी भी दूसरे देश में भेज सकते हैं बिना किसी की परमिशन के। राष्ट्रपति को किसी भी दूसरे देश के राजदूत के लिए बुलाने के लिए किसी और व्यक्ति की परमिशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो ही देखता है कौन से देश के राजदूत भारत में आ रहा है और कौन से देश के राजदूत भारत में नहीं आ रहे, ठीक है। वैसे सब देशों के राजदूत सब देशों में स्थित है पहले से। अब और दूसरा पॉइंट का, दूसरा पॉइंट है अपनो कि भारत के कोई भी मंत्री अगर विदेश में जाएगा तो राष्ट्रपति से परमिशन लेके जाए, बिना परमिशन के राष्ट्रपति से बाहर नहीं जा सकता, ठीक। कोई भी मंत्री, प्रधानमंत्री अगर बाहर घूमने का जाएंगे तो राष्ट्रपति से परमिशन लेके जाएंगे, बिना परमिशन के नहीं जाएंगे। कोई भी मंत्री, हम लिख देते हैं मंत्री, राष्ट्रपति से परमिशन लेके ही बाहर जाएंगे। और दूसरा पॉइंट का हमने ध्यान समझाओ तुम्हें, राजदूत। जो राजदूत होता है वो किसी भी दूसरे देश का भारत में आ सकता है राष्ट्रपति की अनुमति लेके, और भारत का राजदूत किसी भी दूसरे देश यानी कि विदेश में जा सकता है किसकी अनुमति लेकर, राष्ट्रपति की अनुमति लेकर। समझ गए? अब तक तुम्हारी 6 शक्तियां आ चुकी, 6 शक्तियां। अब तुम्हारी 2 शक्तियां और बची हैं। एक बची है तुम्हारी कौन सी, एक तो बची है तुम्हारी वीटो पावर और दूसरी शक्ति बची है आपातकाल की स्थिति यानी कि राष्ट्रपति शासन लगते हुए। जो 2 शक्तियां राष्ट्रपति की और बची है तुम्हारी। तो अब देखो, तब जब ये अगली शक्ति 7वें नंबर की जो आपातकाल की स्थिति वाली शक्ति समझाएंगे, बाकी पहले जो 6 शक्तियों के बारे में कंप्लीट जानकारी और ले लो एक, ठीक। अब देखो, अब हम 106 शक्तियों के नाम लिखेंगे और हमारे लिखे हुए के पहले तुम अपने मन में रिपीट करते चलो। अब पहली शक्ति को नाम का है कार्यकारी शक्ति, ये पहली शक्ति है, ये का नाम है कार्यकारी शक्ति। दूसरी शक्ति को नाम का है विधायी शक्ति,
विधायी शक्ति। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट और फाइनेंस पावर ऑफ प्रेसिडेंट। फाइनेंशियल जो वित्तीय शक्ति होते हैं वो फाइनेंस वित्तीय शक्ति। अब ये तीसरी शक्ति को नाम है अपनी वित्तीय शक्ति। चौथी शक्ति को नाम है अपनी न्यायिक शक्ति। का नाम है न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्ति। पांचवी शक्ति को नाम है अपनी को सैन्य शक्ति। अगर किसी ने पिछली क्लास नहीं भी देखी हो तो केवल जेई ऊपरी ऊपरी वाले में पढ़ लो, खाली कंप्लीट, बस इतने से ही तुम्हारे क्वेश्चन बन जाएंगे छोटी मोटी परीक्षाओं में। ज्यादा डीप में पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, अगर इतना डीप में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। जो ऊपरी ऊपर हम जो पढ़ा रहा है तुम्हें इतने में कंप्लीट है। अगर जिसने डीप में पढ़ ली बात बेकार जी नंदी के बाद उल्टी होने लगी, ज्यादा पढ़ लो, उल्टी पुल्टी सिस्टम नहीं हो। लेकिन अगर वो इतनी पढ़ ले हो तो काफी। जो व्यक्ति जो बंदा नया आया है पढ़ने के लिए वो सिर्फ इतना पढ़ ले, शक्तियों के बारे में कंप्लीट जानकारी हो जाएगी। उससे एसएससी, यूपी पुलिस और एमपी पुलिस जो कांस्टेबल के क्वेश्चन नहीं छूटे, क्योंकि ये पेपर में का सिस्टम रहता है कि बहुत ही रेयर, ज्यादा डीप में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, केवल ऊपर ही ऊपर पहुंचे जाते हैं। अब जैसे कि एमपीपीएससी, ये क्वेश्चन अंदर लेवल के क्वेश्चन, इन क्वेश्चन में डीप गहराई पूछी जाता है क्वेश्चन की। तुम्हारी सोच देखी जाता है कि तुम्हारी सोच कौन से लेवल की। अब देखो अगली शक्ति को नाम है अपनी सैन्य शक्ति है। कौन सी? डिप्लोमेटिक पावर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि राजनीतिक शक्ति। राजनीतिक शक्ति। अब हम तुम्हें हल्की हल्की ऊपर है कि लेके चल रहे हैं, ज्यादा डीप में नहीं चलेंगे। डीप में चल रहे हैं तो पिछली वीडियो हमारी देख लो, हम डीप में पढ़ा हुआ। अब जावे हम सिर्फ तुम्हें समझावे का जो ऊपर लेके चल रहे हैं। अब दो शक्तियां और बची, दो शक्ति, एक तो वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक, और दूसरी जो दो शक्तियों में दूसरी शक्ति है आपातकाल की स्थिति। अब जिनमें ऊपर ऊपर चले अपन कार्यकारी शक्ति में क्या होते हुए कि नियुक्ति करते हुए, राष्ट्रपति क्या करते हुए नियुक्ति, नियुक्ति। जितने भी पदाधिकारी हैं सवर्ण की नियुक्ति को करते राष्ट्रपति। अब सर जी मत करिए कि सर सवर्ण की नियुक्ति का राष्ट्रपति करेगा तो सर कांस्टेबल की नियुक्ति को करेगा राष्ट्रपति करेगा। नहीं, कांस्टेबल की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करेगा। जैसे कि नियुक्ति में होने वाला डीम में जाके बताइए। अगर तुम्हें नियुक्ति देखना है कौन कौन से अधिकारियों की नियुक्ति करता है तो पिछली वीडियो देख ले, हमें कंप्लीट जानकारी है कि नियुक्ति कौन कौन से अधिकारियों की करता है राष्ट्रपति। दूसरी विधायी शक्ति। विधायी शक्ति में संसद में कौन सा कानून पारित हो रहा है, संसद में राज्यसभा और लोकसभा में कहीं आपस में मतभेद तो नहीं है। अगर आपस में कोई कानून के प्रति मतभेद है रहा है तो राष्ट्रपति के पास पावर होते है संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी। कौन सी? संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक विधायी शक्ति। अब अपनी वित्तीय शक्ति में क्या है? पैसा, यानी कि आपातकाल की स्थिति में हम जब पैसा ही लेकर देते, आपातकाल की स्थिति में राष्ट्रपति आरबीआई के गवर्नर से बिना संसद की परमिशन से 500 करोड़ रुपए आकस्मिक निधि से निकाल सकता है। जी राष्ट्रपति के पास पावर होती है, ठीक। तो वित्तीय शक्ति समझ गए। न्यायिक शक्ति में हम बताई दी, पहली शक्ति को नाम है तुम्हारी क्षमा, दूसरी को तुम्हारा लघुकरण, तीसरी को तुम्हारा परिहार और चौथी शक्ति को नाम है विराम और पांचवी शक्ति को नाम है प्रतिलंबन। ये 5 प्रकार की शक्तियां हैं न्यायिक शक्ति। क्षमा में सजा पूर्णतः माफ कर दी जाती है, लघुकरण में प्रकृति चेंज होती है ना कि समय, और इसमें प्रकृति चेंज नहीं होती, समय चेंज होता है। विराम में सजा को कुछ समय तक रोक लेते हैं और प्रतिलंबन यानी कि फांसी की सजा के ऊपर राष्ट्रपति की प्रतिक्रिया। अब देखो सैन्य शक्ति में वायुसेना, अभी बताया था हमने, जल सेना और थल सेना, ये तीनों सेना आया था न्यायिक शक्ति के अंदर। और जो राजनीतिक शक्ति जहां में कहा जाता है राजदूत। राजदूत लो कंप्लीट है इसको, बस इतनी चीजें कर लो। क्वेश्चन जो एसएससी जो क्वेश्चन उठाते हैं बस यही क्वेश्चन पूछा हो कि जल सेना, थल सेना और वायु सेना पर डायरेक्ट कमान किसकी होती है, तो डायरेक्ट कमान राष्ट्रपति की होती है।
एक आदेश पर राष्ट्रपति के पे किसी भी दूसरे देश से अगर युद्ध चल रहा हो तो 2 मिनट में रुक जाओ, सिर्फ एक आदेश के कि युद्ध राष्ट्रपति आवेंगे और घोषणा करते हैं कि हम इस देश से युद्ध विराम की घोषणा करते हैं, सेना वहीं की वहीं खड़ी रह जाएगी। प्रधानमंत्री चाहे कितनी चिल्लावत रहे, जनता चाहे कितनी चिल्लावत रहे भारत की, अगर राष्ट्रपति ने खड़े होकर बोल दी कि हम युद्ध विराम की घोषणा करते हैं तो इसका मतलब युद्ध विराम की घोषणा हो चुकी, युद्ध रुक चुका। ठीक, अब देखो जी है अपना क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन आएगा कि जो विदेश के जो राजदूत हैं वे भारत में किसकी परमिशन लेके आते, तो ऑप्शन में होंगे ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी गृह मंत्री, डी ए और बी दोनों, या बी और सी दोनों करते, या इनमें से कोई नहीं करते। वो तो एग्जामिनर के ऊपर है क्या क्वेश्चन करे होता है। तो अब तुम्हें 3 ऑप्शन देखने नहीं, ऑप्शन ए पे लिखी हुई राष्ट्रपति, तो ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर होता है। समझ गए? अब देखो अगला क्वेश्चन देखो। अब क्वेश्चन में आ गया हो कि सजा की प्रकृति कौन चेंज कर सकता है। ऑप्शन ए सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन बी हाई कोर्ट, ऑप्शन डी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और ऑप्शन ए सुप्रीम कोर्ट और एक ऑप्शन और दो राष्ट्रपति लिखी हुई। तो तुम्हें 3 ऑप्शन कोर्ट के बारे में देखने ही नहीं, तीनों कोर्ट के ऑप्शन छोड़ के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सीधे राष्ट्रपति पे जाना, क्योंकि सजा की प्रकृति या समय या कुछ समय के लिए रोक देना जो कौन कर सकते है, राष्ट्रपति कर सकता है। लेकिन हम समझा रहे हैं तुम्हें कैसे, अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कोई सजा सुना जाए तो उसे हाई कोर्ट रोक सकती है, अगर हाई कोर्ट ने कोई सजा सुना जाए तो उसे सुप्रीम कोर्ट रोक सकती है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई सजा सुना जाए तो उसे राष्ट्रपति रोक सकता है। समझ गए? क्लियर? लेकिन हर सजा राष्ट्रपति नहीं रोक सकता। तुम्हें दिखा रहे थे हर चीज तुम्हारे सामने पानी की नाई क्लियर होती जा रही है, हर चीज तुम तो बस मन लगा के याद करते चलो। और वैसे हम जी कह रहे हैं केवल वीडियो देख लो, याद करे की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है, हम तुम्हें खड़े रह के यहाँ बोर्ड पे ही समझा देंगे कि कैसे याद हो। ठीक, हम तुम्हें यही खड़े रह के बोर्ड पे समझा देंगे। अब देखो जैसे हम बोले तैसे हमारे संग बोलते रहिए। पहली शक्ति को नाम कार्यकारी शक्ति, इसमें पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है। दूसरी शक्ति को नाम है विधायी शक्ति, इसमें पैसे संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। तीसरी शक्ति को नाम है वित्तीय शक्ति, इसमें आकस्मिक निधि से 500 करोड़ रुपए तक की रुपए या पैसे निकाल सकता है राष्ट्रपति, एक साइन करने पे आरबीआई गवर्नर देने चली आएगी बिना संसद की अनुमति, नो मांगे तो। चौथी शक्ति को नाम है न्यायिक शक्ति, न्यायिक शक्ति में 5 प्रकार की शक्तियां हैं। नंबर 1 क्षमादान शक्ति, नंबर 2 लघुकरण शक्ति, नंबर 3 परिहार शक्ति, नंबर 4 विराम शक्ति और नंबर 5 प्रतिलंबन शक्ति। ठीक, 4। अब 5वीं शक्ति को नाम है सैन्य शक्ति। सैन्य शक्ति में तीनों सेनाएं आ जाएंगी, जल थल वायु, तीनों सेनाओं का प्रधान राष्ट्रपति होता है। 5वीं शक्ति को नाम है राजनयिक शक्ति, जिसमें राजदूत आ जाता है, डिप्लोमेटिक आ जाता है। किसी भी दूसरे देश का राजदूत अगर भारत में आया हो तो किसकी परमिशन लेके आया हो, राष्ट्रपति की परमिशन लेके आया हो। और अगर भारत का राजदूत किसी विदेश में कोई दूसरे देश में रहने के लिए जाता है तो वो किसकी परमिशन लेके जाएगा, राष्ट्रपति की परमिशन लेके जाएगा। अन्यथा क्वेश्चन जो बन सकते हैं कि भारत के मंत्री अगर विदेश में जाएंगे तो किसकी परमिशन लेके जाएंगे, तो वो भी राष्ट्रपति की ही परमिशन लेके भारत देश को छोड़ सकते हैं या दूसरे देश में घूमने जा सकते हैं। ठीक, यहां तक कंप्लीट है। जो अब जो अगली शक्ति है आपातकाल की शक्ति, आपातकाल की शक्ति काफी बड़ी है, तो उसे जरा ध्यान से समझ लेते हैं। जो तुम्हारे अगल बगल जो शोर हैरावे वह एकदम शांत करेगी, क्योंकि वो शक्ति बहुत बड़ी है। अगर वो शक्ति तुमने समझ ली तो तुम राष्ट्रपति शासन के बारे में कंप्लीट समझ चुके होंगे। आज के बाद तुम जिस चीज में नहीं सोचेंगे कि राष्ट्रपति शासन में क्या चीजें होते हैं, ऐसा क्या होता है कि जहां राष्ट्रपति शासन लग जाएगा तो देश की गतिविधियां ही रुक जाएगी, देश का मूल ढांचा ही प्रभावित है जाओ राष्ट्रपति शासन। तो ऐसी कौन कौन सी प्रक्रिया आते हैं आपातकाल की स्थिति में, या आपातकालीन सर कैसे लगा तो काय की वजह से आपातकाल जरूरी की आपातकाल लगाना जरूरी है।
आपातकाल लगाना जरूरी भी है। अगर सोचो, अगर जरूरी नहीं हो तो संविधान में क्यों लिखा होता कि आपातकाल जरूर लगाना? जो संविधान निर्माता है बिना कच्चे सोच के तो आपातकाल लगाओ। अब जैसे किसी दूसरे देश में युद्ध चल रहा हो, बेटा युद्ध छिड़ेगा होगा, ये तो जनता रोड पर तरी आज। तो अब जो सरकार है बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, वो युद्ध देके भी जनता मनावे। तो ऐसी स्थिति में आपातकाल लग जाए, कोई भी इंसान घर से बाहर नहीं निकल सकता है। तो सरकार को ध्यान अब युद्ध पर है। देखो अपने देश में का सिस्टम है, अपने देश को संविधान का बहुत ही बढ़िया बना हुआ और लचीला भी है। अपने देश का संविधान अपना देश बचाना चाहता है, ना कि व्यक्ति। क्योंकि देश रहेगा तो व्यक्ति रहेंगे, जब देश ही नहीं रहेगा तो व्यक्ति रह के क्या कर लेगा? ना कि व्यक्ति रहेगा तो देश रहेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। देश रहेगा तब व्यक्ति रहेगा। तो अपने देश को संविधान पहले देश है प्रेफरेंस ज्यादा दे देते कि देश रहना चाहिए, देश रहना चाहिए। ठीक, अब देखो, अब हम आपातकाल के बारे में तुम्हें कंप्लीट जानकारी देंगे। आपातकाल देखो, आपातकाल 3 प्रकार के होते हुए हम तुम्हें आज हम एक, जैसे कि राष्ट्रीय आपात, नंबर 1 राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात जब लागू होते हुए तो जाके बारे में कंप्लीट जानकारी बताना है। तुम्हारे दिमाग में राष्ट्रीय आपात ऐसे समझा देंगे कि तुम सोवत में बर्रा में कि राष्ट्रीय आपात में काका होता है। अगर तुम लोगों ने कभी सुना होगा तो इमरजेंसी जो इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लगाई देश में, वो राष्ट्रीय आपात की ही इमरजेंसी लगाई थी, राष्ट्रीय आपात। अब सर राष्ट्रीय आपात कौन से आर्टिकल में आते हैं? तो आर्टिकल 352 कितने में आते हुए? 352। आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल आते। अब सर जब 352 में पहुंचेंगे तो फिर जाके चर्चा कर लेंगे राष्ट्रीय आपात के ऊपर, लेकिन जाए अपन पहले ही समझ चलो, क्योंकि अपन राष्ट्रपति ये कंप्लीट खत्म करके तब अपन उपराष्ट्रपति के ऊपर चलेंगे। तो जहां तक राष्ट्रपति को काम आते हुए संविधान में बेसिकली आर्टिकल ने पहले उठाव चलता। जब राष्ट्रपति एकदम धुआं उड़ जाओ राष्ट्रपति में थे, तब अपन चलेंगे उपराष्ट्रपति के ऊपर, फिर मंत्रिमंडल में पहुंच जाएंगे, प्रधानमंत्री नियुक्ति कैसे होती, ऐसे ही ऐसा धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ऊपर बढ़ चुके। अब देखो राष्ट्रीय आपात 352 के तहत होते हैं। पहली बात तो जी सर अब जी लागू कैसे होते कि राष्ट्रपति जगह सवेरे जग को बंदा नरा के देगी आपातकाल लगते हुए देश में, ऐसा होता सर? नहीं, ऐसा नहीं। किन कारणों की वजह से राष्ट्रीय आपात लगते हुए देश में? तो कारण तो निम्न है, लेकिन 3 कारण प्रमुख है। कौन कौन से 3 कारण प्रमुख है वे देखिए। पहला तो बाह्य युद्ध या बाह्य आक्रमण, दूसरा युद्ध, और तीसरा अंदर अपने देश में ही सशस्त्र विद्रोह। ये 3 कारण प्रमुख है। और राष्ट्रपति आपातकाल अपने मन से ना लगावत, राष्ट्रपति आपातकाल लगावत मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश। कौन सा लगावत हम बतावे किसी चीज, तुम तो बस देखा चलो, खाली अपने मन में खाली एक बार मन लगाएगा देखो कि हमने पढ़ा का है, और मन लगाने के बाद आंखें मूंछ के सोचो करो कि बोर्ड पे लिखो का। देखो ये 3 कारण है आपातकाल लगाने के। अगर बाह्य आक्रमण, समझो बाह्य आक्रमण कैसे होते? 26/11 को हमला सुनो जी, बाह्य आक्रमण है। पुलवामा अटैक सुनो जी, बाह्य आक्रमण है। समझ गए? अब समझ गए बाह्य आक्रमण का चीज होता है। ठीक है। युद्ध, भारत चीन को युद्ध 1962 में सुनो, हाँ, तो जी युद्ध अगर ऐसे होगा तो लगेगा। अब सशस्त्र विद्रोह का सिस्टम लाते हुए देखो, जो तीन बेर राष्ट्रीय आपातकाल लगा होगा देश में, 3 बेर। कौन कौन सी बेर? हमें तीनों बेर को नाम बता दें। पहली बेर 1962 में चीन से युद्ध बहुत तब लगा होगा। दूसरी बार 1971 में बांग्लादेश
बांग्लादेश से युद्ध नहीं भाव, बांग्लादेश आजाद करो थो अपने, तब देश में इमरजेंसी लगाई गई थी। इमरजेंसी काय की वजह से लगाई गई थी? क्योंकि अपना देश गरीब था, अपनी सरकार को पहले अपने लोगों के ऊपर ध्यान देना चाहिए था, और अपनी सरकार भी देगी बांग्लादेश में जाएगी। तो अब जब विपक्ष के जो नेता आए मैंने आरोप लगाने स्टार्ट कर दे, सड़कन पर तरी आए कि कहां दूसरे देश में जाके जंग लड़ रहे हैं, दूसरे देश की लड़ाई तुम खुद अपने मुंह ले रहे। तो अब बा स्थिति में आके सरकार बिद चुकी कि सरकार अब बांग्लादेश से आजाद करवावे कि अपनी जनता मनावे। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय आपात घोषणा कर दी। अब आपातकाल की जैसी घोषणा होगी सबरे आंदोलन खत्म, पूरे देश में मिलिट्री शासन आ जाएगा, पूरे देश में आपातकाल यही तो मिलिट्री आ जाएगी, और मिलिट्री की पावर जानते नहीं सब साल। अब बांग्लादेश में आ चुको, फिर लगो तो हाल ही 1974 में 1974 में इंदिरा गांधी की चतुराई के कारण लगा था सशस्त्र विद्रोह या आंतरिक अशांति, आंतरिक अशांति, आंतरिक अशांति को हवाला दो इंदिरा गांधी। हवाला कैसे दो? देखो तुमने सुनी होगी आचार संहिता लागू है देश में, सुनी? अब आचार संहिता लागू बच जाए तो तुमने एक न्यूज और देखी हुई है, अगर न्यूज देखते होंगे तो कौन सी न्यूज सर देखी होगी? हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी एक चुनावी रैली में गए तो उन्होंने एयरफोर्स को हेलीकॉप्टर अपनी यूज में ले लो। आचार संहिता में पूरे देश को सिस्टम चुनाव आयोग देखते हुए, ना कि पार्टियां। और अब मोदी जी ने कहा करो है कि पार्टी के चुनाव का जगह और एयरफोर्स को जो हेलीकॉप्टर वो अपनी यूज में ले लो। ऐसे ही इंदिरा गांधी ने अपने चुनाव में रायबरेली, इंदिरा गांधी रायबरेली से खड़ी होती, तो मैंने अपने चुनाव में कहा करो कि सरकारी कोई नियम या कोई कंपनी होगी वो अपने काम में ले ली, सरकारी मशीनरी अपने काम में ले ली, जाके बजट बिल पे हाई कोर्ट के थ्रू केस कर दोगे कि आचार संहिता में तुम देश की कोई भी मशीनरी का यूज नहीं कर सकते। ये देश की मतलब जानते हैं, सरकारी, प्राइवेट नहीं, सरकारी मशीनरी का यूज नहीं कर सकते। तो अब हाई कोर्ट ने उनके ऊपर केस लगाया कि चुनाव आयोग कर दो, यानी कि चुनाव आयोग द्वारा चुनाव कराए जाएंगे। सरकार ने धांधलेबाजी करके चुनाव जीते, और हमने तुमसे बोली कि हाई कोर्ट तो बहुत बड़ी चीज है। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी एक बार बोल देना कि मोदी जी अयोग्य हैं और चुनाव में खड़े होने के योग्य ही नहीं है, तो फिर प्रधानमंत्री के लिए कोई दूसरे व्यक्ति या दूसरे उम्मीदवार की जरूरत पड़ेगी। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा प्रधानमंत्री नहीं बन पा। तो अब इंदिरा गांधी भजी भजी सुप्रीम कोर्ट पहुंची कि महाराज बचाओ, हाईकोर्ट का फैसला है, हाईकोर्ट के फैसला है, डायरेक्ट चुनौती सुप्रीम कोर्ट दे सकते हुए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो दे कोई नहीं, बता ही चुके तुम्हें। तो अब कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही वे जाके पहुंची कि महाराज बचाओ, जिनने तो चुनाव आयोग घोषित कर दे, अब तो हम दोबारा चुनाव करवाने पड़े, देश के पास वैसे ही पैसा नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर देगी, नहीं, हाई कोर्ट को जो फैसला है वो ही सही है, अब तुम्हें दोबारा चुनाव कराने पड़ेगा। अब तो इंदिरा गांधी को मूड खराब है। अब इंदिरा गांधी क्या करे? एक बार तो चुनाव कैसे जीती। तो अब बिन्ने मंत्रिमंडल बिल की याद में थी, तो अब बिन्ने कहा करो मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पे राष्ट्रपति पे देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी। ऐसा लगो तो अपने देश में राष्ट्रीय आपातकाल जो इंदिरा गांधी ने लगवाओ आर्टिकल 352 के तहत पूरे समुच्चय देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी इंदिरा गांधी। और धीरे अब राष्ट्रीय आपातकाल, जब राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है तो वो केवल 30 दिन तक चलते हो। हम बताएंगे हम कैसे कैसे होते। तो जो 3 कारण है राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। अब जाके बाद अगला पॉइंट का है कि मंत्रिमंडल की सिफारिश पर, मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात लगा मंत्रिमंडल। दूसरा पॉइंट का है अगर मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात लगाते हुए तो वो आपात केवल 30 दिनों तक ही लागू रहा।
30 दिन तक ही लागू रहा। क्या देखो, जनता के द्वारा चुने गए लोग एमपी और एमएलए विधानमंडल में बैठता है और एमपी संसद में बैठता है। राष्ट्रपति जनता के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति नहीं है। तो जब जनता के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति राष्ट्रपति है ही नहीं है, तो फिर राष्ट्रपति के जी अधिकार कौन ने दे दो कि जनता के ऊपर तुम शासन करेंगे। अब जनता के ऊपर वही व्यक्ति शासन करेगा जो जनता के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति है। तो जनता के द्वारा चुने गए व्यक्ति एमपी, तो एमपी शासन करेंगे संसद में बैठेगी जनता के ऊपर, राष्ट्रपति तो चुने गए ना। तो अब ऐसी स्थिति में, अब जैसे कि युद्ध छड़ो, इतने पाकिस्तान ने हमला कर दो और संसद में ना तो राज्यसभा में कोई व्यक्ति है ना लोकसभा में कोई व्यक्ति, छुट्टी चल रही है, तो शस्त्र है ही नहीं, बैठक ही नहीं संसद भवन। तो ऐसी स्थिति में तत्काल प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की सिफारिश देकर राष्ट्रपति पे आपातकाल की घोषणा करवा देंगे, आपातकाल। और वो आपातकाल केवल 30 दिनों तक लागू रहेगा, केवल 30, यानी कि लगभग 1 महीना तक लागू रहेगा। अगर तुम्हें आपातकाल और बढ़ावन है तो फिर तुम्हें संसद भवन में से दोनों सदन, कौन कौन से, राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा दोनों भवनों में से पारित करानी पड़ेगी। सीधी बात, दोनों भवनों में पारित कैसे करानी पड़ेगी? लोकसभा के कुल मत जी नहीं कि 10 जहां में से बुला ले, 10 जहां में से बुला ले और पारित करवा दो, नहीं, कुल लोकसभा में जो है तुम्हारी सीटें 543 और 245 राज्यसभा में, वे कुल मतों का 2/3 यानी कि 66% बहुमत से पारित कराना पड़ेगा, तब आगे बढ़ेगा। और राज्यसभा में से भी कुल मत का 2/3 यानी कि इसमें भी 66% और इसमें भी 66%, तो ही राष्ट्रीय आपातकाल आगे बढ़ेगा। और सर अब बढ़ेगा तो हद, लेकिन बढ़ेगा कितना जी? तो है नहीं कि एक बार आपातकाल लागू है वो तो जिंदगी भर तक लागू रहेगा, ऐसा नहीं। कितना बढ़ेगा? केवल 6 महीना तक लागू रहेगा, 6 महीना तक। अगर 6 महीना तक लागू रहो और ऐसी स्थिति बन जाए कि राष्ट्रीय आपातकाल को और आगे सस्पेंड कर दो जाए, और आगे एक्सपेंड कर दो जाए और बढ़ा दो जाए, तो फिर तुम्हें राज्यसभा में से 2/3 बहुमत और लोकसभा में से 2/3 बहुमत से फिर दोबारा पारित कराना पड़ेगा। तो फिर तैयार हो, 6 महीना तक फिर बढ़ जाए। ऐसे ऐसे करके तुम अनंत तक बढ़ा सकते, अनंत काल तक, 6 महीना से, ठीक, समझ गए? और अगर मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश नहीं है, राष्ट्रपति वैसे ही फोन में बता रहा है कि राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर देगा, तो फिर तुम जाए सुप्रीम कोर्ट में जाके चुनौती दे सकता है, सुप्रीम कोर्ट में जाए। तो अब सुप्रीम कोर्ट जाए खारिज कर देगा कि ऐसे आपातकाल देश में नहीं लागू। समझ में? समझो फिर जब चीजें एक बार जब पूरे चीजें देखो कि आंतरिक अशांति क्या होती है। अब तुम एक चीज और देखना कि जब राष्ट्रीय आपातकाल जब देश में लागू हो जाते हैं, अब जैसे कोई कोई कागो स्थिति आता है कि राज्यसभा में तो व्यक्ति रहता है, लोकसभा खाली है, चुनाव है रहे थे, लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, ठीक, आचार संहिता लागू है, तब तक पाकिस्तान कोई हमला करते हैं। अब क्या हो, तो अब चुनाव कराने के बाद जो लोकसभा में जो सदस्य हैं, 2/3 बहुमत से पारित कराना पड़ेगा तुम्हें, तब जाके वो फिर आगे और बढ़े। तो प्रक्रिया समझ में आएगी। अब जी प्रक्रिया का है कि राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है, लेकिन लागू होने के बाद कौन कौन से प्रभाव होते हैं, लागू होने के बाद देश में कौन कौन सी गतिविधियां होती है, सरकार कैसे अपनी मनमर्जी चला सकती है, फिर वहां कोर्ट फोर्ट जो होता है तो सब अपनी एक साइड है जाएंगे, सरकार को एक छत्ते रात जाए जाओ, एक छत्ते। फिर ऐसा लगेगा तुम्हें कि देश की शक्तियां एक व्यक्ति के हाथ में, वो राष्ट्रपति, जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करी जाए। तो अब जी तुम्हें नोट कर लीजिए और हम तुम्हें आगे बताते हैं कि जब जी लागू है जाएगा देश में, तो देश में कैसी कैसी गतिविधियां रहेंगी, कौन कौन सी गतिविधियां देश में होंगी। अब देखो,
जी समझ गए तुम, 2/3 बहुमत संसद में, राज्यसभा और लोकसभा पारित करवाने के बाद 2/3 बहुमत चाहिए। क्वेश्चन अब हमसे पूछेंगे कि संसद से जो विधेयक पारित किया जाएगा या जो राष्ट्रीय आपातकाल पारित किया जाएगा वो क्या माह तक लागू रहेगा? 6 महीना तक। शाबाश। और अगर केवल राष्ट्रपति के बोलवे पे आपातकाल की घोषणा करी गई थी तो वो कितने दिनों तक रहेगा? 30 दिन। ठीक। अब देखो आगे प्रभाव, जाके का प्रभाव होंगे देश के ऊपर। तो सबसे नंबर 1 प्रभाव तो जाको जज्जे है कि मूल अधिकार, जो तुम्हारे 12 से 36 तक मूल अधिकार थे, मूल अधिकार खत्म, मूल अधिकार स्थगित करते जाएंगे। मूल अधिकार क्या करते जाएंगे? स्थगित करते जाएंगे। और संघीय ढांचा प्रभावित हो जाएगा, संघीय ढांचा प्रभावित हो जाएगा। संघीय ढांचा, पहला तो मूल अधिकार तुम्हारे सीमित करते जाएंगे, इतने इतने मूल अधिकार है सरकार के द्वारा कि तुम आंदोलन नहीं कर सकते। बेहतर दूसरे देश से युद्ध चल रहा हो तुम सड़क पर उतारोगे, जैसे अब प्रेजेंट में किसान आंदोलन चल रहा है, ठीक। और हाल ही कोई दूसरा देश भारत के ऊपर आक्रमण करते और देश में इमरजेंसी लग जाए तो फिर अब किसान आंदोलन नहीं करेंगे, अब आर्मी वाले आवेंगे, प्लास्टिक की डंडा लेके आवेंगे और दे दनादन 2 मिनट में पूरा आंदोलन खत्म। क्योंकि अब कोई भी किसान कोर्ट के दरवाजे नहीं खटखटा सकता है, देश में इमरजेंसी लागू, देश वैसे ही संकट में, दूसरे तुम और मूड खराब कर रहे, पहले देश बचावेंगे फिर तुम्हें। अगर देश बचावे के चक्कर में तुम मरू रहे तो कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा मरना जायज है, पर देश का बचना जरूरी है। क्योंकि देश रहेगा तब तुम रहेंगे, ना कि तुम रहेंगे तब देश, ऐसा नहीं। देश पहले बाद में करती है। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट जी है, जब आर्टिकल 352 लागू होते हुए, आर्टिकल 352 लागू होते हुए, तो एक आर्टिकल ऐसा है जो 358 है, 58 आर्टिकल जी स्वतः ही लागू है जाते हुए, जहां लागू नहीं करने पर। जैसे ही राष्ट्रपति ने इमरजेंसी घोषणा करी है, राष्ट्रीय आपात, आर्टिकल 352 समूचे भारत में राष्ट्रीय इमरजेंसी घोषणा करता हूं, ऑटोमेटिक 358 लागू हो जाए। और जी आर्टिकल की इतनी ज्यादा खराबी है कि जी आर्टिकल डायरेक्ट जाके मूल अधिकार में से आर्टिकल 19 को खत्म कर देते हैं। खत्म, न चारों ओर घूम सकते, न सभा कर सकते हैं, न संगठन बना सकते हैं, न बोल सकते हैं, न रह सकते हैं किसी भी जगह पर, ना ही किसी जगह व्यापार खोल सकते हैं। सबरी आजादी आर्टिकल 6 की खत्म। जा आर्टिकल की इतनी खराबी, जैसे ही सरकार जागी घोषणा करेगी जी ऑटोमेटिक लागू हो जाएगा, और जैसे ही जी लागू होगा आर्टिकल 19 खत्म हो जाएगा। अब आर्टिकल 19 में कौन कौन सी स्वतंत्रता आती बेसिकली तुम्हारी स्थगित कर दी जाएगी। देख रहे कितनी ताकत है इमरजेंसी की। अब और देखो, अब जब राष्ट्रपति शासन लागू हो जाते हुए तो राष्ट्रपति के हाथ में एक पावर और आ जाता है। जब राष्ट्रपति शासन लागू होते तब ही वो पावर आते। कौन से आर्टिकल के थ्रू आते? आर्टिकल 59। आर्टिकल 59 का कहते हो कि राष्ट्रपति चाहे तो मूल अधिकार में किसी भी आर्टिकल को खत्म कर सकते हैं या सीमित रोक सकते हैं, किसी भी आर्टिकल को। किसी भी आर्टिकल, केवल 2 आर्टिकल छोड़ के, केवल 2 आर्टिकल। कौन कौन सा? 20 और 21। ये 2 आर्टिकल छोड़ के राष्ट्रपति कौन से भी आर्टिकल को सस्पेंड कर सकता है। ठीक है, ये 3 आर्टिकल 352, 358, 359 समझ में आया? अब फिर हम समझ रहे, जब राष्ट्रपति जी देश में इमरजेंसी की घोषणा करता है तो 352 के थ्रू इमरजेंसी घोषणा होती है, और जैसे ही 352 देश में लागू होगा 358 स्वतः ही लागू हो जाएगा। और 358 स्वतः लागू होगा तो सबसे पहले आर्टिकल 19 को खारिज कर देगा। आर्टिकल 19 अब राष्ट्रपति के हाथ में 359 होते 359। अब 359 की जी ताकत रहता है कि मूल अधिकार के किसी भी आर्टिकल को खत्म कर सकता है, केवल 2 आर्टिकल को छोड़कर 20 और 21। आई समझ में? ठीक।
अब देखो और ज्यादा कौन कौन से प्रभाव होते हैं, ये ही 3 आर्टिकल सब पूरे देश के हाथ हथकड़न में झगड़े। मेन आर्टिकल 19 है, जो हमें आजादी मिली है, आज हम तुम्हारे सामने बोल के पढ़ा रहे हैं, ये आर्टिकल 19 को 4 ही देते, 4 का तो 4 बार घूम सकते, एक का तो सभा करने की, संगठन बनाने की, बोलने की, बसने की, व्यापार करने की, घूमने की, आर्टिकल 19 ही तो अपने आजादी देते। अब जब आर्टिकल 19 358 के तहत खारिज कर दिया जाएगा तो फिर हम घर से ही बाहर नहीं कर सकते। एक तरीका का लॉकडाउन है वो, कि ना हम किसी से बोलेंगे, ना हम सभा करेंगे, ना हम संगठन बनावेंगे, ना हम कहीं घूमेंगे, बस अपने कमरा में बैठे रहो। ये होते इमरजेंसी देश में, और इमरजेंसी 3 बेर लग चुकी है। अपने जो अपना समय उसमें इमरजेंसी एक भी बेर नहीं लगी, लेकिन तुम अपने बाबा पूछिए तो बिल्कुल समय में इमरजेंसी लगी हुई थी। कौन सी इमरजेंसी लगी थी? एक तो 1962, 1971 और 1974 के समय 3 इमरजेंसी लगी है देश में, तो उन्हें पता होगा इमरजेंसी के बारे में। और वैसे ज्यादातर लोगों ने पता ही नहीं इमरजेंसी का चीज होती है। ठीक, अब देखो अगला पॉइंट क्या है कि जब देश में इमरजेंसी लागू रहे, जब देश में इमरजेंसी लागू रहता है तो राज्य सरकार शक्ति विहीन हो जाती है। जो राज्य सरकार है, सीएम होता है, राज्य सरकार के पास से शक्ति खत्म कर देगा। सीएम एक आम आदमी है यार, आज जो राज्य सरकार के पास जो पावर है वे खत्म कर दी जाती है। सेकेंडरी पावर कौन पहुंच जाता है? राष्ट्रपति। अब समझो कि देश में राष्ट्रपति की क्या वैल्यू है। हर आदमी की अपनी अपनी वैल्यू हर समय पे पता पड़ती है। जब आपातकाल लगेगा तब राष्ट्रपति की वैल्यू, तब राष्ट्रपति को समय आवेगा, तब तुम राष्ट्रपति को समय देखो। अब आदमी राष्ट्रपति जी सिर्फ द्रौपदी मुर्मू कह के निकाल देते ना, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति की देश। जब इमरजेंसी लगे ना तब राष्ट्रपति देख, राष्ट्रपति के एक आदेश पर तीनों सेना उतर जाएंगी देश में, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, तीनों सेना उतर जाएंगी एक आदेश पर राष्ट्रपति के। अब देखो आगे, अब अगर राज्य सरकार को कोई कानून बनाने की आवश्यकता है और राज्य सरकार को जो विधानमंडल है वो खारिज कर दो, खत्म, सीएम पीएम सब खत्म, तो अब राज्य सरकार को कानून बनाओ तो विधानमंडल, विधानमंडल में सीएम के पावर ही कछु नहीं, तो अब वो शक्ति बना नहीं पावे, अब वो कोई कानून बना नहीं पावे। तो ऐसी स्थिति में, इमरजेंसी की स्थिति में संसद कानून बनावत है किसी राज्य के लिए, किसी भी राज्य के लिए कौन कानून बनाते हैं? संसद कानून बनाते। अब एक बात बताओ तुम लोग कि अरुणाचल प्रदेश राज्य संसद भवन दिल्ली में, अब अरुणाचल प्रदेश में काय चीज की कमी है वो दिल्ली में बैठे हुए लोगों ने का पता है। अब अरुणाचल प्रदेश की कमी के बारे में अरुणाचल प्रदेश के लोगों ने नहीं पता हुआ, ना कि दिल्ली में बैठे हुए लोगों ने जो एसी में बैठे। तो वे का काम कानून बनाने, तो अब वे टेम्पोररी कानून बनाए जाएंगे, टेम्पोररी। लेकिन यही कही गई है कि जब संसद किसी दूसरे राज्य के लिए कानून बनावेगी तो ऐसे कानून की मान्यता केवल 1 साल तक रहेगी, 1 साल तक, बस 1 साल के बाद वो कानून खत्म करता हो जाएगा। जैसे कि आज इमरजेंसी लगी है अपने देश में, संसद में कानून बनो कि मध्य प्रदेश की जनता अब चुनाव में भागीदार नहीं बनेगी, यानी कि चुनाव में वोट नहीं डालेगी। ठीक, कानून बने हुए तरीका। अब कहा है कि जनता मानना पड़ेगा, क्योंकि इमरजेंसी के समय कोई कानून बनवाए तो जनता मानना पड़ेगा, लेकिन मानेगी कब तक? केवल 1 साल तक। और अगर ऐसा अच्छा कानून बनवाए कि अपने राज्य का जो अच्छा कानून है कि जो पिछड़े व्यक्ति हैं बिना रोजगार मिले वो इतनी सीटें बना पहले ही आरक्षण लेके आ गई, तो अब जो नियम बना हुआ संसद ने वो 1 साल के बाद तो खत्म है जाएगा, लेकिन तब तक राज्य को विधानमंडल आ चुके को, तो राज्य अगर वो कानून अच्छा लग रहा है तब वो अपने विधानमंडल में द्वारा वह कानून पारित करके वह राज्य में वो कानून हमेशा के लिए लागू कर सकते। तो जी अपना पहला आपातकाल हो चुका, राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक, जी अपना पहला। अब जा आपातकाल है, एक बार 5 मिनट तक निगाह करके देख ले कंप्लीट अच्छी तरीके से, आंखें बंद करके बोर्ड दिखाई दे चुकी और बस मन लगा के अपनी तैयारी कर चल।
कौन सा टॉपिक होगा ऐसे समझो जैसे कि कल पेपर हो। सबसे अच्छी चीज है सफलता पाने के लिए धैर्य। अगर तुम्हारे पास धैर्य है कि अपना टाइम आएगा, धैर्य बहुत शक्तिशाली चीज है। कि अब तो हमने खामोश रहना ही सीख लिया, हमारे बोलने से अक्सर लोग रूठ जाया करते हैं। शांत रहो, अपना कमरा चारों किवाड़ है उसके बंद कर लो, बाहर ही मत निकलो। 1 साल तक अगर तुम अपने कमरे से बाहर नहीं निकलेंगे तो तुम दुनिया से आगे निकल चुके हो, अपने समय से बहुत आगे निकल चुके हो। बस इतना ही कहेंगे और आगे मन लगा के पढ़ाई करते रहो। जय हिंद, जय भारत। अगली क्लास कल लेंगे, उसमें हम तुम्हें कल दूसरे आपातकाल के बारे में कंप्लीट जानकारी देते हैं। जय हिंद।